everyone, आज हमने कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपसे ये पूछा था कि किस टॉपिक ज्योग्राफी के किस टॉपिक से आपको सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं। तो जो रिजल्ट निकल के आए वो रिजल्ट था कि इंडियन मॉनसून से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म पे काफी सारे डाउट्स होते हैं, तो उसको सॉल्व किया जाए। तो इसलिए आज आपको लोग के सामने मैं इंडियन मॉनसून से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ, आप लोग इसको समझे। बेसिकली मॉनसून जो है ना, एक अरबी शब्द है मौसिम, उसी से उसका ओरिजिन हुआ है। और जो मॉनसून है इसका मतलब होता है, मौसम का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि हवाओं का उत्क्रमण। ठीक है, हवाएं क्या होती हैं, उत्क्रमित हो जाती हैं, उलट जाती हैं, रिवर्स हो जाती है, और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, मॉनसून कहा जाता है। लेकिन ये तो इसका छोटा सा डेफिनेशन है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजन्स है, जिन रीजन्स की हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके, भारतीय मॉनसून यानी कि इंडियन मॉनसून से, या मॉनसून सिस्टम से। ठीक है, तो जो मॉनसून सिस्टम है इसको इम्पैक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसकी हमें चर्चा करनी है, और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि इंडियन मॉनसून को प्रभावित करता है, इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं तिब्बत का पठार। ये भारतीय मॉनसून को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, और उसके बाद फिर हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका जेट स्ट्रीम, है ना। तीसरा जो फैक्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम दोनों को आप एक साथ कंबाइन करके भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आईटीसीजेड का मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अंतः उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र का जो मूवमेंट है, ये काफी ज्यादा क्या है, ये काफी इम्पैक्टफुल रीजन है। वो किस चीज के लिए, भारतीय मॉनसून के ओरिजिन के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक जो मैकेनिज्म है वो कहां पे होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अल नीनो और ला नीनो, जिस इम्पैक्ट को कहा जाता है, यानी कि ईएनएसओ। ठीक है, ईएनएसओ का मतलब क्या हो गया, ईएनएसओ का मतलब क्या हो गया, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन। ठीक है, तो जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, ईएनएसओ। ठीक है, इसके बाद ईएनएसओ के बाद कुछ और फैक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं, तो वो है वॉकर सेल, है ना। इसके बाद है इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला जो ओरिजिन होता है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आईटीसीजेड। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि आईटीसीजेड होता क्या है। एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से उसको समझते हैं कि आईटीसीजेड होता क्या है, और उसके बाद इन सभी का इम्पैक्ट भी उसके ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, आईटीसीजेड का मूवमेंट। ठीक है, तो समझते हैं आईटीसीजेड होता क्या है और इसका मूवमेंट क्या है। तो एक बार मैंने आपको बताया था, प्रीवियस आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, जब मैंने आपको मूवमेंट ऑफ एयर बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री के पास हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कैसा प्रेशर जोन रहता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट रहता है। इसके ऊपर मैंने बताया था आपको कि 30 डिग्री के पास क्या होता है, 30 डिग्री के पास यहाँ पर आपको हाई प्रेशर जोन क्रिएट रहता है, और सिमिलरली यहाँ पर 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर जोन क्रिएटेड रहता है। लेकिन ये जो था ये एक आइडियल केस है, क्योंकि हाँ होता है, ऐसा भी सिचुएशन रहता है कि बिल्कुल 0 डिग्री पर हो, लेकिन हमने उस समय क्या माना था कि सन का लाइट जो है ना वो डायरेक्टली कहां पे इंसिडेंट हो रहा है, 0 डिग्री पे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सन का लाइट है वो कहां से कहां तक मूव करता रहता है, डायरेक्टली इंसिडेंस उसका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि सन का जो लाइट है ना वो 0 डिग्री पर डायरेक्टली इंसिडेंट ना होकर वो 20 डिग्री पर डायरेक्टली इंसिडेंट होता है। सपोज कि
कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, 20 डिग्री नॉर्थ पे ना वो डायरेक्टली इंसिडेंट हो रहा है, समझ रहे? तो अगर वो 20 डिग्री नॉर्थ पे डायरेक्टली इंसिडेंट होगा सन का रे, तो 20 डिग्री नॉर्थ पे डायरेक्टली इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, कैसा प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, समझ रहे हैं? 20 डिग्री नॉर्थ पे हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर। क्यों 20 डिग्री नॉर्थ पे, क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो सनलाइट डायरेक्टली इंसिडेंट हो रहा है 20 डिग्री नॉर्थ पे, समझ गए? अब नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे की तरफ क्या होगा, 30 डिग्री नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री का डिफरेंस था, तो 20 से 30 डिग्री नीचे लेकर आते हैं, तो 20 से 30 डिग्री नीचे क्या होगा, कौन सा जगह होगा, 20 से 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 10 डिग्री साउथ, है ना? तो 10 डिग्री साउथ पे क्या होगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर, तो यहाँ पर कैसा, सॉरी लो प्रेशर, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर जोन, समझ रहे आप लोग, है ना? तो ये हो गया आपका लो प्रेशर, और ये कैसा प्रेशर जोन हो गया, हाई प्रेशर जोन हो गया। मतलब कि अगर ये हो मूवमेंट हो किसका, ये जो आपको आपने देखा था कि जो हाई टेम्परेचर जो जोन था 0 डिग्री के पास, इसका मूवमेंट होगा, तो आईटीसीजेड, क्योंकि यहां से फिर हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन जाता है, एकदम एक आईटीसीजेड जोन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो आईटीसीजेड का जो जोन है वो किसके अकॉर्डिंग मूव करता है, तो वो मूव करता है जहां पर हमारा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला, यानी कि सनलाइट डायरेक्टली जहां पे इंसिडेंट होगा उसके साथ साथ ये मूव करता है, समझ रहे हैं सब लोग? अब एक सिचुएशन समझते हैं जून का, ठीक है, क्योंकि जून के समय ही क्या होता है, मानसून इंडिया के अंदर आता है, ठीक है? तो जून के समय क्या होता है कि सन जो होता है वो क्या हो जाता है, नॉर्थ वार्ड साइड में शिफ्ट हो जाता है ना? इसलिए हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। तो सूर्य जो होता है वो उत्तरायण हो जाता है, और सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है तो इस समय, किस समय की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ जून के समय की। तो सनलाइट डायरेक्टली कहाँ पे इंसिडेंट होता है, कहीं भी 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में कहीं भी क्या होता है, इंसिडेंट होता है। मान लिया कि ये 20 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, तो 20 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। अब हम लोग एयर का सर्कुलेशन सिस्टम देखते हैं। तो एयर का सर्कुलेशन सिस्टम क्या होगा, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, तो इसके ऊपर 30 डिग्री यहाँ पर ऊपर जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री नॉर्थ। तो अब जो एयर का मूवमेंट होगा वो एयर का मूवमेंट कैसे होगा, तो 50 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा, 50 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पर हमने देखा था कि लो प्रेशर था 20 डिग्री पे, तो 50 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब समझते हैं एयर का सर्कुलेशन। तो एयर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। तो एयर जो होगा 50 डिग्री से अब कहां पे मूव करेगा, 50 डिग्री टू 20 डिग्री मूव करेगा, 50 डिग्री टू 20 डिग्री मूव करेगा, समझ रहे हैं? सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर वाला जो होगा वो क्या कैसे मूव करेगा, ये वाला जो है 10 डिग्री वाला, ये कैसे मूव करेगा, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, और 20 डिग्री के पास क्या है, लो प्रेशर। तो एयर का मूवमेंट कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो समझते हैं ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म पहले समझते हैं हम लोग, उसके बाद फिर और सारा इंपैक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, समझिए, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो कोरियोलिस इफेक्ट है, वो कोरियोलिस इफेक्ट कैसे वर्क करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एयर जो होता है वो क्या होता है, अपने राइट साइड में मूव करता है। तो एयर जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो राइट साइड कैसे मूव करेगा, इधर की तरफ। तो ये एयर जो है ना वो एक्चुअली में इधर की तरफ मूव करता है, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं ये वाला जो है ना, जो सदर्न हेमिस्फीयर से ये 10 डिग्री से जो हवाएं जा रही हैं, ये हवाएं कैसे जा रही है, 10 डिग्री टू 20 डिग्री, ठीक है। तो इसमें दो फेज है, पहला फेज क्या है, 10 डिग्री टू 0 डिग्री, और दूसरा फेज क्या है, 0 डिग्री टू 20 डिग्री। क्योंकि ये वाला जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये वाला जो है वो कहां पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में, समझ रहे आप लोग। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में है जो एयर, वो एयर कैसे मुड़ेगा, कैसे मूव करेगा, आपको पता है वो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण किधर मूव करेगा, तो लेफ्ट तरफ। तो ये हवाएं जो होती है वो एक्चुअल में ऐसे नहीं चलकर वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती है, लेफ्ट की तरफ मूव कर गई। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री को पार करेगा, तो 0 डिग्री को पार करने के बाद क्या होगा, ये किस तरफ मुड़ेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो क्या होगा, राइट डायरेक्शन में मूव करता है। और
इसी डायरेक्शन से क्या होता है, इंडिया के अंदर मानसून जो होता है वो अराइवल होता है, भारत के अंदर मानसून आता है। ये मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस मैकेनिज्म को के ऊपर क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। अब देखो इधर से एयर आ रहा है, इधर से, ठीक है। इंडिया का जो पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग कहां पे है आपको पता है, ये इंडिया का पोजीशनिंग यहाँ पे है, ये वाला। तो ये जो एयर है इस डायरेक्शन से आ रहा है। ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, कल भी हमने देखा था। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसलिए इस वाले मानसून को क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो ये हो गया इसका पूरा मैकेनिज्म। अब इस पे इम्पैक्ट क्या क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे वर्क होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके अलावा ये जो मानसून का अराइवल हुआ तो मानसून का रिट्रीटिंग कैसे होता है, मानसून वापस कैसे लौटता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिज्म के थ्रू एंड इम्पैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इंडिया के अंदर मानसून का अराइवल हो गया और ये जो मानसून है वो कैसा है, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर आया। लेकिन मैंने आपको कई सारे फैक्टर्स बताए हैं, जो फैक्टर्स क्या करते हैं, इस मानसून को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कैसे कैसे प्रभावित करते हैं और क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा करते हैं। अब क्या होता है, बात करते हैं कब की। तो ये जो टाइम था ये कब का टाइम था, ये टाइम था आपको जून का, ठीक है। दूसरा टाइम जो लेते हैं तो वो टाइम ले लेते हैं हम लोग कब का, तो दूसरा टाइम ले लेते हैं हम लोग आपको नवंबर का, ठीक है। तो सेकंड जो सिचुएशन देखते हैं वो सिचुएशन कब का, तो नवंबर का देखते हैं क्या होता है। सन जो है, अब सन का डायरेक्शन कहां पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। पृथ्वी क्या हो गया, सूरज क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया। लेट अस सपोज कि 10 डिग्री के पास सन का लाइट जो है ना वो डायरेक्टली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो 10 डिग्री के पास अगर सन का लाइट डायरेक्टली इंसिडेंट हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर। अब यहां से फिर क्या करते हैं, 30 डिग्री का ऑरिजिन लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री मतलब कौन सा जगह हो गया, ये 20 डिग्री नॉर्थ। और 20 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। समझ रहे आप लोग, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर। अब जो एयर का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन सा हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एयर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, राइट साइड। तो राइट साइड हो गया, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो एयर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या है, अपना इंडिया है। तो यहां से एयर क्या हो रहा है, जा रहा है। इसे क्या कहते हैं, मानसून का वापस लौटना। समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, बेसिकली मानसून का वापस लौटना हो गया। यहां से एयर जो है वो रिट्रीट हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो हमने देखा आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सिर्फ इसी के कारण, सनलाइट के कारण यहाँ पर 10 डिग्री के पास आपको ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, या और भी जो फैक्टर्स जिसकी चर्चा मैंने की थी वो सारे फैक्टर्स हैं। तो अब सभी फैक्टर्स की चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था मूवमेंट ऑफ आईटीसीजेड के बाद, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो फैक्टर था आपका तिब्बत का पठार एंड तिब्बत का पठार। और इसके बाद एक और जो थी वो क्या था, जेट स्ट्रीम का फ्लो, ठीक है। समझते हैं दोनों को, आपको पता होगा इंडिया के ऊपर इस साइड में क्या है, ये तिब्बत का पठार। अब ये तिब्बत का पठार है तो क्या होता है कि इधर से जो जेट स्ट्रीम आती है, आप ये जानते होंगे, नहीं तो आप अगले बार जब जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। जेट स्ट्रीम जो है ना वो इस तरीके से नहीं आती है, लड़ेदार नुमा में आती है, मिनांडर स्ट्रक्चर्स में। इसका जो स्पेशल फीचर है वो फीचर क्या है, सो समझिए।
ये फीचर है जेट स्ट्रीम का कि वो किसी के साथ वो जो है ना, अगर कोई उसके बीच में कोई हर्डल आएगा तो उस हर्डल से कोलाइड करके वो टूट भी जाएगा और बाद में किसी दूसरे जेट स्ट्रीम से वो क्या कर सकता है, मर्ज भी कर सकता है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम आ रहा है वो तिब्बत का जो पठार है, इस तिब्बत के पठार से टकराता है और इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और एक भाग जो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो यहां से टकराया कोलाइड करके एक भाग उधर की तरफ और एक भाग नीचे की तरफ। तो ये जब नीचे की तरफ आता है तो फिर ये क्या करता है, नीचे की तरफ आने के बाद ये जो हवा होती है, ये हवा जेट स्ट्रीम होती है, वो तिब्बत से कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। एक भाग जो है ना वो कहां पे चला आता है, ये 20-25 डिग्री के पास, 20-25 डिग्री जो नदर्न लैटिट्यूड है उसके पास पहुंचता है और उसके पास पहुंचने के बाद ये जो हिंद महासागर, इसके आपको पता होगा कि नीचे की तरफ अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल है, वहां की तरफ वो नीचे होने लगता है। अब जब ये हवाएं नीचे होंगी, अवतलन होगा, तो क्या होगा, अवतलन होने के कारण वहां जो हवाएं हैं, वहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, हवाएं जब नीचे आएंगी तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, जो हाई प्रेशर जोन था वो इंटेंस हाई प्रेशर जोन हो जाता है, ज्यादा हाई प्रेशर जोन हो जाता है और ये इस मैकेनिज्म को चलने के लिए, इस मैकेनिज्म को बढ़ने के लिए ये क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है, इसे ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये था इम्पैक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मानसून। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, जैसे कि अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ENSO। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या है, ये बेसिकली ये है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां एक टर्म आ रहा है ऑसिलेशन, समझते होंगे आप लोग ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन किस चीज का, ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी हम लोग देखेंगे नीनो वगैरह क्या है, लेकिन सबसे पहले ये सदर्न ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन किसका, तो ऑसिलेशन किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, ऑसिलेशन पहला चीज तो हमने देखा, ऑसिलेशन किसका, तो ऑसिलेशन टेम्परेचर का। और ये कहां होगा, और टेम्परेचर का जो ऑसिलेशन होगा वो कहां पे होगा, तो ये होगा आपको पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो था कि ये ऑसिलेशन किसका होगा, तो ऑसिलेशन होगा आपको पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन में भी कहां पे होता है, तो जस्ट जो इक्वेटर होता है ना उसके जस्ट नीचे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे है इक्वेटर, तो ऑसिलेशन जो होता है टेम्परेचर का वो जस्ट इसके नीचे सदर्न साइड में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आपको याद होगा यहां पर क्या है, अगर हम लोग पैसिफिक ओशियन को बनाए तो यहां पर क्या है, एशिया हो गया, है ना, नीचे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पर नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर क्या है, साउथ अमेरिका। समझ रहे आप लोग। अब ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया, सॉरी इसको थोड़ा सा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया। तो ये जो जगह है यहां पर क्या होता है, ये जो बिल्कुल मिडिल का जो जगह है, इस जगह पे सन के लाइट के कारण इसका जो टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, पैसिफिक ओशियन के वाटर का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब समझते हैं क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद आपको पता होगा कि यहां पर क्या फ्लो कर रहा है, यहां पर कैसा विंड फ्लो कर रहा है, आपको याद होगा, तो यहां पर ईस्टर्लीज फ्लो करते हैं। ठीक है, ईस्टर्लीज यानी कि पूर्वी पवन। ये जो ईस्टर्लीज है वो कैसे चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। एक लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, वहां पे मैंने विंड सर्कुलेशन के बारे में बताया। तो ईस्ट टू वेस्ट, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है।
अब ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ का टेम्परेचर जो हाई हो गया था, इस टेम्परेचर को ईस्ट से वो किधर की तरफ, ईस्ट से वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ जो टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। अब जब ये टेम्परेचर शिफ्ट हुआ तो क्या होता है, ये कहां पर पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो पोर्शन है वहां पर पहुंच जाता है। अब जब ये टेम्परेचर शिफ्ट हुआ तो किसके कारण यहाँ पर फिर से टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, संवहन होती है। और संवहन होने के बाद यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ से जो हवाएं होती हैं वो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, ट्रोपोस्फीयर तक जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है, वर्षा होती है। समझ रहे हैं, फिर से समझते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, स्टडीज के इम्पैक्ट में, ट्रॉपिकल स्टडीज के इम्पैक्ट में, ये जो टेम्परेचर ज्यादा, जो वाटर का अमाउंट है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो यहाँ से क्या होता है, शिफ्ट करता है। शिफ्ट करके आपको कहां पर पहुंचता है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ ये अपना टेम्परेचर कन्वेक्शन के थ्रू रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल होता है। अब क्या होता है, अब समझते हैं। अभी तक ये फेज 1 है, ठीक है, ये कौन सा फेज है, फेज 1 है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो यहां पर ये जो विंड था, ये विंड कहां पर पहुंचा, ये विंड पहुंचता है किसके पास, तो ट्रोपोस्फीयर के पास। और आपको पता होगा कि जो ट्रोपोस्फीयर होता है, क्षोमंडल होता है, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर के पास जो तापमान होता है वो काफी कम हो जाता है। अब ये एयर जो है वो कैसा एयर है, वार्म एयर है, और ये जो वार्म एयर है वो किसके साथ मिलता है, कोल्ड एयर के साथ मिलता है, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर के पास कैसा एयर है, तो कोल्ड एयर है। वार्म एयर और कोल्ड एयर जब आपस में मिलता है तो क्या होता है, वहां पे वार्म एयर और कोल्ड एयर मिलने के कारण क्या होता है कि जो एयर होता है वो एयर क्या करता है, अपना जो ड्राई हो जाता है, जो वार्म एयर होता है वो भी क्या होता है, ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के बाद ये इस एयर का मूवमेंट जो है, वो एयर का मूवमेंट जो होता है वो इधर की तरफ आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका से, और ये साउथ अमेरिका के पेरू का जो कोस्ट है, वो पेरू के, यहाँ पर पेरू का कोस्ट है आपको पता होगा, तो पेरू के कोस्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, समझ रहे। और ये जो है ना पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से चलते रहता है, और इस कोस्ट, ये जो पूरा कोस्ट का जनरेशन होता है, इस कोस्ट को वाकर कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी दूसरे टाइम में क्या होता है इसको समझते हैं। ये तो एक मैकेनिज्म हुआ। कभी दूसरे टाइम में क्या होता है इसको समझिएगा कि यहाँ पर जो सनलाइट, यहाँ पर जो ये था, जो टेम्परेचर बढ़ा था, इस समय क्योंकि वर्ष में कई ऐसा टाइम होता है जब ट्रॉपिकल स्टडीज जो होती हैं, वो ट्रॉपिकल स्टडीज जो होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और जब वीक हो जाएंगी तो क्या ये ट्रॉपिकल स्टडीज यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज किया था पैसिफिक ओशियन के सेंटर में, उस पैसिफिक ओशियन के इंक्रीज टेम्परेचर को क्या वो शिफ्ट कर पाएंगे? ये शिफ्ट किसके कारण होता है? ट्रॉपिकल स्टडीज के कारण होता है। तो ट्रॉपिकल स्टडीज तो यहाँ पर क्या है, वीक है, तो वो उसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर इसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, यहीं पर क्या होगा, तो यहीं पर क्लाउड का फॉर्मेशन, और यहीं पर क्या होगी, क्लाउड का फॉर्मेशन के बाद यहीं पर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो अब जो है ना, यहाँ पर ये पूरा जो एक कोस्ट बन रहा था वो वाकर कोस्ट नहीं बन पाता है। और जब ये वाकर कोस्ट नहीं बन पाता है तो क्या होता है, समझिएगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो उस समय ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा शिफ्ट करके कहां पर पहुंच जाता है, तो ये साउथ अमेरिका के पास पहुंच जाता है। अब समझिएगा, या ऑल्दो साउथ अमेरिका के पास क्या होता है, कैसा करंट होता है, कैसा एयर होता है, कैसा करंट होता है, वाटर होता है, जो ये जो होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, क्योंकि वो क्या होता है वहां से ऐसे करके घूम के पूरा आता है। लेकिन जब क्या हो जाए, जब आपको स्टडीज वीक हो जाए तो ये यहां से शिफ्ट करके इस डायरेक्शन में नहीं आ पाता है, और ये हल्का शिफ्ट करके यहां पर आ जाता है। तो साउथ अमेरिका के कोस्ट पर अब कैसा एयर है, तो अब जो एयर है वो है आपका वार्म एयर। और जब यहाँ पर वार्म एयर होगा तो यहाँ पर ड्राइनेस नहीं होगी। कल के लेक्चर में मैंने बताया था वार्म वाटर का पूरा अमाउंट है, तो यहाँ पर ड्राइनेस नहीं होगा। और ये जो है ना, ये भी जो मैकेनिज्म है, ये भी मैकेनिज्म क्या करता है,
इसको जो मानसून है वो मानसून को प्रभावित करता है। कैसे? अब जब ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो गर्म एयर है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो जब गर्म एयर यहाँ पर नहीं होगा तो ये गर्म नहीं होगा, वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। समझ रहे कि नहीं? और ये जब ये इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो क्या होता है, इस क्षेत्र में पूरा वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। और इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, अल नीनो ENS को पूरा करते हैं। ठीक है, ये ऑसिलेशन हो गया। और ऑसिलेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका जो रेनफॉल की जो मात्रा है वो रेनफॉल की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, अल नीनो हो गया। और ये जब अपने सेक्टर में वापस आ जाता है, अपने क्षेत्र में वापस आ जाता है तो वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ला नीनो कहते हैं। समझ रहे? तो ये था आपका ENSO का पूरा कॉन्सेप्ट।